हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है और आज उसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, शुरू करते हैं अपना टॉपिक वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों का जो वर्गीकरण है, जिसमें सबसे पहला वर्गीकरण होता है घोषत्व के आधार पर, यानी कि पहले प्रकार से इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया है, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है क्या, स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन। यानी कि आप लिख सकते हैं क्या कि घोष का अर्थ स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। यानी कि हमारे कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करने पर हमारा स्वर यंत्र है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसमें कंपन होगा, और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करने पर हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं होगा। तो ऐसे वर्ण हम देख लेते हैं। तो जो हमारा घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण है, इसमें आप इसके आगे लिखेंगे कि घोषत्व का अर्थ क्या है। घोषत्व का अर्थ स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन है। घोषत्व का अर्थ स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन है। अब इसके बाद जो घोषत्व के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है क्या, अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण आप लिख सकते हैं, अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण। अब नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि अघोष का मतलब क्या हुआ कि इसमें कंपन नहीं होता होगा। और जो दूसरा टाइप है उसको हम बोल सकते हैं क्या, सघोष या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, घोष। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सघोष और घोष एक ही बात होती है। सघोष या घोष आपको आ जाए तो उसमें हमारे एक ही प्रकार से आएंगे। तो अघोष में यदि आप लिखना चाहें तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। यानी कि अघोष हैं, इनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो स्वर यंत्र है, जो हमारा वोकल कॉर्ड है यहाँ पर, इसमें क्या होगा, कंपन नहीं होगा। और यदि मैं इसकी बात करूँ सघोष में, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन होता है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि जो अघोष व्यंजन है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मैंने आपको क्या है, जो वर्ण है, मैंने आपको उसमें वर्ग बताया था कि हमारे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपके माइंड में एक चीज़ बिल्कुल सेट रहना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने नाम आए स्पर्श व्यंजन, तो आपके दिमाग में तुरंत ही का से लेकर माँ तक वर्ण आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे ही आपके सामने आए अंतस्थ व्यंजन, तो आपके सामने या, रा, ला, वा आपके सामने आने चाहिए। जैसे ही बोला जाए ऊष्म व्यंजन, तो हमारे तीनों शा और हा आपके सामने आने चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप इस चीज़ को नोट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग पिछली वीडियोज़ में इस चीज़ को कई बार लिख चुके होंगे। मैं सिर्फ अभी के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोला जैसे क्या, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये सेट भी आपके माइंड में होना चाहिए कि का वर्ग वाले वर्ण कौन से हैं, चा वर्ग वाले कौन से हैं। और इसी प्रकार से एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि हर वर्ण यानी प्रत्येक वर्ण अपने अपने वर्ग का किसी न किसी नंबर का वर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो यदि मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो हमारे का से लेकर मा तक आते हैं, जिसमें हमारा का वर्ग होता है। तो का वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा और ड़े। वैसे तो इसके नीचे क्या हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, क्योंकि तभी ये क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, व्यंजन होगा, क्योंकि इसमें अभी हमारा क्या है, स्वर छिपा हुआ है। तो अभी मैं इसी प्रकार से लिखा रहने देता हूँ। और जो हमारा चा वर्ग होता है, इसमें हमारा चा, छ, ज, झ और इया। इसके बाद क्या आता है, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और एड़े। और ता वर्ग, था, दा, धा और ना। और पा वर्ग, पा, फा, बा, भा और मा। और मैंने आपको यहाँ बताया था क्या कि ये हमारा का वर्ग है, ये हमारा चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। और उसी क्रम में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी
कि जो ए वाले हमारे वर्ण हैं, यानी जो प्रथम वर्ण हैं, ए अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, ए अपने अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं, ए अपने अपने वर्ग के तृतीय वर्ण हैं, और ए अपने अपने वर्ग के चतुर्थ वर्ण हैं, और ए अपने अपने वर्ग के पंचम वर्ण हैं। तो ये सेट भी आपके माइंड में बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने आए द्वितीय वर्ण, तो आपके सामने तुरंत आने चाहिए खा, छ, ठा, था, फा। आपसे बोला जाए का वर्ग, तो का, चा, टा, ता, पा। ये आपके क्या है, माइंड में सेट होनी चाहिए दो चीज़ें कि का वर्ग यदि पूछे जाएँ तो आपके इस तरफ से आ जाएंगे, और यदि आपसे प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण पूछा जाए द्वितीय, तो आपके इस तरफ से क्या है, आप गिनेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद मैंने आपको बताए थे क्या, अंतस्थ व्यंजन। अब जैसे ही अंतस्थ व्यंजन आपके सामने आया तो आपके सामने 4 व्यंजन सामने आने चाहिए, या, रा, ला और वा। ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद मैं आपको बोलूँ ऊष्म व्यंजन, तो आपके सामने क्या आएंगे, श, से, से और है। ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन और ये ऊष्म व्यंजन। अब का से लेके हा तक हमारे ये वर्ण कितने हो गए, टोटल 25 और 4 29 और 4 33। और मैंने आपको 33 बताया था क्या, कि 33 हमारे क्या होते हैं, मूल वर्ण होते हैं, यानी कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। तो हमें इन्हीं के बारे में जानना है कि इनमें से कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। तो अब हम अपनी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि जैसे अब आपको मैंने अभी बताया था कि अघोष व्यंजन हमारे वो होते हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण। यानी कि प्रथम वर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तो हमारे यहाँ का से लेके हमारे पा तक हो जाएगा, और जो द्वितीय वर्ण होगा वो हमारा खा से लेके यहाँ तक फा तक। यानी कि इस तरीके से यदि मैं देखूँ तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष व्यंजन। यानी कि जो हमारा का है और खा है, ये हमारे किस में आते हैं, अघोष व्यंजन में। इसी प्रकार से चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा। अब आप इनमें अभी अंतर क्रिएट करेंगे तो अब आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर हमारे अघोष यदि हमारे 2 हो जाते हैं तो बाकी जो हमारे 3 बचेंगे, यानी कि तीसरा वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, वो हमारा किस में आ जाएगा, सघोष में। तो इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, टोटल स्पर्श व्यंजन। हमारे स्पर्श व्यंजन को हमने दोनों भागों में बांट दिया है कि अघोष में हमारे ए आएंगे और सघोष में हमारे ये 3 वर्ग आएंगे, हमारे ये 3 वर्ण आएंगे, यानी कि तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आते हैं हमारे क्या, ये ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में हमारे 3 ऊष्म व्यंजन तो इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारे तीनों शा इसमें शामिल होते हैं। क्या होते हैं, तीनों शा हमारे शामिल हो जाते हैं। तीनों हमारे शा, हा हमारा इसमें शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है, हा। तो जब हा हमारा यहाँ पर शामिल नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो शामिल होगा। तो जब यहाँ शामिल नहीं होगा तो कहाँ होगा, फिर सघोष व्यंजन में। उसके अलावा हमारे क्या बचते हैं यहाँ पर, अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें हमारे कौन से शामिल हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अब जैसे ही अंतस्थ व्यंजन आपके सामने आता है तो चारों वर्ण आपके सामने होने चाहिए, या, रा, ला और वा। और या और वा के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि इन्हें अर्धस्वर व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अर्धस्वर व्यंजन, क्योंकि इनका प्रयोग कभी कभी स्वरों के स्थान पर भी कर लिया जाता है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी पिछली वीडियोस में। तो ये हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारे या, रा, ला और वा शामिल हो जाएंगे। और जो हमारा ऊष्म व्यंजन था है, जो हमारा अघोष में शामिल नहीं हुआ, तो हमारा कहाँ शामिल होगा, सघोष में शामिल हो जाएगा। किस में शामिल हो जाएगा, सघोष में। तो अब आप देखेंगे क्या कि इन दोनों के दोनों सघोष और अघोष में आप अंतर क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया किया कि जो अघोष व्यंजन हैं इनका उच्चारण करने पर हमारे स्वर यंत्र में कंपन नहीं होगा, और जो हमारे सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन हैं इनका उच्चारण करने पर हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है। यानी कि इनके उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन होता है। तो आप दोनों में अंतर क्रिएट करके देखेंगे। आपको अंतर किस प्रकार से क्रिएट करना है, आप अपनी उंगली को यहाँ पर गले के नीचे यहाँ पर इतने हल्के से रखना है कि आपके गले पर महसूस नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद आप उच्चारण करेंगे के
खे गे, के खे गे, के खे गे। उंगली को आपको ज़्यादा नहीं दबाना है, वरना आपको सारे ही वर्णों के उच्चारण करने पर आपको कंपन समान ही क्या है दिखाई महसूस होगा। के खे गे। जब आप देखेंगे कि जब आप गे का उच्चारण करते हैं, किसका, गे का, के खे और गे, तब गे का उच्चारण करने पर हमारे यहाँ पर जो हमें उंगली में कंपन महसूस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि का और खा के बाद जब हम गा का उच्चारण करते हैं, किसका, गा का उच्चारण करते हैं, तो का और खा की अपेक्षा गा में अधिक कंपन होता है। आप महसूस करके देख सकते हैं। आप उंगली को गले पे रखेंगे बिल्कुल हल्के से और आप उसका उच्चारण करेंगे तो आपको अंतर क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि का और खा के उच्चारण में कंपन नहीं होगा, कंपन तो होगा, लेकिन गा की अपेक्षा उसमें कम होगा। का खा गा, क्योंकि जब हम गा का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। तो इस चीज़ में आप अंतर क्रिएट कर सकते हैं। और यदि उसके अलावा यदि आप अंतर क्रिएट नहीं कर पाते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि ये अघोष का है या सघोष का है, तो इसके लिए आप इसी में से एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। जैसे इसकी आप शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, अघोष, अघोष, ये हमारा कितना है 1, ये हमारा कितना है 2, अघोष वारा शा, अघोष वारा शा। ये इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, जिससे जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप सिर्फ इसी चीज़ को क्या है देखकर इस सारी सारणी को आप याद आपको क्या है तुरंत ही आ जाएगी। जैसे ही आप इस छोटी सी चीज़ को नोट करेंगे, अघोष वारा शा, और जैसे ही शा आए तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर तीनों शा हैं, अघोष वारा शा, अघोष वारा शा। तो ये ट्रिक आपको लिखनी है, इसी में से क्या बनाई गई ट्रिक है। और इसी प्रकार आप सघोष व्यंजन की भी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं क्या, सघोष, ये हमारा कितना है 3, ये 4 और ये 5, सघोष 345 अंतस्थ, अंतस्थ हा, सघोष 345 अंतस्थ था, सघोष 345 अंतस्थ था। यानी कि इस छोटे से ही क्या, इस छोटी सी लाइन से आपको आपकी सारी की सारी आप याद कर पाएंगे उसको, यदि आप भूल जाते हैं कि सघोष में हमारे कौन से थे और अघोष में हमारे कौन से थे। तो ये तो था वर्गीकरण किसके, घोषत्व के आधार पर। अब वर्णों का जो दूसरा वर्गीकरण है, और यदि मैं इसी में बात करूं किसकी, स्वरों की, तो आप देखेंगे कि जहां पर हमारा ये तीसरा वर्ण होगा, यानी कि जिस भी वर्गीकरण में हमारा ये तीसरा वर्ण होगा, गा, जा, डा, दा और वा, तो वहीं पर हमारे 10 स्वर शामिल हो जाते हैं। इसमें क्या, 10 स्वर, 10 स्वर हमारे कौन कौन से शामिल हो जाएंगे। मैंने आपको मूल स्वरों की संख्या कितनी, 11 बताई थी। आ से लेकर औ तक मूल स्वरों की संख्या मैंने आपको 11 बताई थी। तो इसमें हम किसको, री को छोड़ देंगे, किसको, री को छोड़ने, री के अतिरिक्त जितने भी हमारे वर्ण होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, सघोष में, यानी कि सघोष में हमारे स्वर आ जाएंगे 10। अब देखिए यहाँ से आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज किस प्रकार से कर सकता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सघोष व्यंजन हमारे कितने हो जाएंगे, 15 तो हमारे ये हो जाएंगे, क्योंकि हर वर्ण में हमारे कितने 5-5 वर्ण आने हैं, यानी प्रथम जो वर्ण होगा उसमें भी हमारे 5 होंगे, तो 5, 10, 15 और 4 हमारे अंतस्थ हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे 19 और एक हमारे 20, यानी कि कुल सघोष जो व्यंजन होंगे वो हमारे कितने होंगे, 20। और यदि आपसे पूछा जाए क्या, कुल सघोष वर्ण, तो जब वर्ण लग जाता है तो वहाँ पर हमारे स्वर और व्यंजन दोनों की बात हो रही होगी, यानी कि वह स्वर भी पूछ रहा होगा और व्यंजन भी पूछ रहा होगा। तो उस कंडीशन में उनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 20 में और 10 और जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से भी पूछ सकता है कि अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी कितनी होती है, 10 और 3 13, 10 और 3 13। अब अगला जो वर्गीकरण है वो है हमारा कौन सा, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व, या आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, काकल, प्राण तत्व या काकल के आधार पर। इसमें आप लिखेंगे क्या, यहाँ प्राण का अर्थ सांस या हवा से है, यहाँ प्राण का अर्थ सांस या हवा से है, किससे है, सांस या हवा से। अब आप यहाँ से एक बात समझेंगे कि यदि इसका अर्थ सांस या हवा से है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में क्या आएगा कि यदि यहाँ पर अर्थ प्राण तत्व, प्राण का अर्थ सांस या हवा बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि
हमारी जो वर्णमाला है इसमें कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से कम हवा निकलेगी और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से अधिक हवा निकलेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको क्या है 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग है क्या अल्पप्राण व्यंजन या अल्पप्राण वर्ण, और दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण या महाप्राण व्यंजन। अब इसमें भी आप क्या है नाम से ही समझ सकते हैं कि अल्पप्राण, अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा, महा का मतलब क्या होता है अधिक। अल्प का मतलब क्या होता है थोड़ा और महा का मतलब क्या होता है अधिक। तो क्या है यहाँ पर भी क्या है बात क्लियर हो जाती है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से कम हवा निकलती है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से कम हवा निकलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। यदि मैं बात करूं महाप्राण व्यंजन की, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो अल्पप्राण में यदि मैं बात करूं तो इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण ये हमारे किस में आते हैं अल्पप्राण में। यानी कि हमारे जो पहले वर्ण हैं ये हमारे किस में शामिल होंगे अल्पप्राण में, जो तृतीय है वो भी हमारा किस में होगा अल्पप्राण में, और जो पंचम है वो भी हमारा किस में शामिल होगा अल्पप्राण में। यानी कि ये वर्ण ऐसे हैं कि इनका उच्चारण करने पर इन वर्णों की अपेक्षा यानी कि द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण की अपेक्षा कम हवा निकलेगी। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे मैंने किया क ख। आप अपने मुंह के सामने आप हाथ लगाकर भी देख सकते हैं क ख। तो आप देखेंगे कि के की अपेक्षा यानी का की अपेक्षा ख का उच्चारण करने पर अधिक हवा निकलती है। का ख गा घ। अब देखेंगे गा, जब हम गा का उच्चारण करते हैं तो घा से क्या है कम हवा निकलती है गा घ। जब हम का और खा में देखते हैं तो खा का उच्चारण करने पर हवा कुछ ज़्यादा निकलती है और स्पीड से निकलती है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे फिर अल्पप्राण में, हमारा पहला, तीसरा और पंचम वर्ण ये हमारे किस में आ जाएंगे अल्पप्राण में। इसके साथ ही इसमें हमारे क्या आते हैं और इसके साथ हमारे क्या आ सकते हैं, इसमें हमारे आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताए हैं 4 हमारे होते हैं। कौन से ए हमारे किस में आ जाएंगे अल्पप्राण में। और यदि मैं महाप्राण की बात करूं तो अब इसमें हमारे ए हो चुके हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन से बचते हैं प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण ये हमारे किस में बचते हैं महाप्राण में। और इसमें हमारे क्या आ जाएंगे फिर ऊष्म व्यंजन। क्या आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे तीनों श और है ये हमारे किस में होते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी हाल बताया कि जहाँ हमारा तीसरा वर्ण होगा यानी जहाँ पर भी हमारा तृतीय वर्ण होगा वहीं पर हमारे 10 स्वर शामिल हो जाएंगे। तो क्या हम इस अल्पप्राण में स्वरों को शामिल कर सकते हैं, तो इसी में हमारे क्या 10 स्वर भी शामिल हो जाएंगे। किसको री को छोड़कर, क्योंकि जो वर्गीकरण है वो उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण हो रहा है। तो इसमें हमारे क्या 10 स्वर शामिल हो जाएंगे। अब आप इनका भी क्या है एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं क्या अल्पप्राण 1 3 4, अल्पप्राण 134 अंतस्थ, अल्पप्राण 134 अंतस्थ, अल्पप्राण 134 अंतस्थ। तो ये क्या है आपके लिए एक छोटी सी बात बन जाएगी और आप सिर्फ इन चारों चीज़ों से ही ये सारा वर्गीकरण आप याद कर पाएंगे। इसी प्रकार इसका भी हम बना सकते हैं महाप्राण 24 ऊष्म, महाप्राण 24 ऊष्म, महाप्राण 24 ऊष्म। इस प्रकार से क्या है आप 4 लाइन लिखकर भी इस सारे वर्गीकरण को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इनका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद जब आपको समझ नहीं आता है तब आप क्या है इस चीज़ को इन जो ट्रिक हैं हमारी जो ट्रिक हैं इनके ज़रिए भी आप क्या है इनको याद रख सकते हैं। वैसे भी क्या है इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। हमारे जो अघोष हैं इसमें हमारे पहला और दूसरा, सघोष में हमारे तीसरे, चौथे, पाँचवें, और इसमें हमारे
ऊष्म, हमारे 3 ऊष्म आ जाएंगे एक, और जो हमारा हा जो बच जाएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, अंतस्थ के साथ आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है, इसमें क्या है हमारे पहले में हमारे, या तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो हमारे विषम संख्याओं वाले हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, यानी कि जो विषम संख्याओं वाले वर्ण हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, अल्पप्राण में। पहला क्या है, विषम, तीसरा क्या है, विषम, पंचम क्या है, विषम, और जो सम वाले हमारे रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे महाप्राण में आ जाएंगे, दूसरा और चौथा। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, कितनी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है इसमें। तो ये हमारा क्या था, वर्णों का वर्गीकरण। इसमें हमारे स्वर भी क्या है, क्लियर हो गए, और हमारे वर्ण जो व्यंजन थे वो भी हमारे क्लियर हो गए। अब इसी के साथ हमारा जो वर्णों वाला टॉपिक था, यानी कि जो स्वर और व्यंजन का टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब वर्णमाला से रिलेटिव ही कुछ और चीज़ें हैं जो क्या है पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम में उनसे भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं क्या, अयोगवाह के बारे में पढ़ लेते हैं, और आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अयोगवाह और आगत ध्वनियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अयोगवाह के बारे में। किसके बारे में, अयोगवाह के बारे में। आप हेडिंग डालेंगे क्या, अयोगवाह। मैंने आपको अयोगवाह के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल से नहीं बताया है कि इन्हें अयोगवाह क्यों कहा गया है और ये कैसे आए हैं हमारे यहाँ। देखिए, तो अयोगवाह में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे कौन कौन से 2 वर्ण आते हैं। एक तो हमारा अंग, और एक क्या आता है, आहार। इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार, और इसे क्या बोला जाता है, विसर्ग। क्या बोला जाता है, विसर्ग। अब देखिए इनका अयोगवाह नाम क्यों पड़ा। देखिए, जब भी किसी चीज़ का नाम पड़ता है तो उसका नाम या तो उसके गुण देखकर उसका नाम रखा जाता है, यानी कि जिस प्रकार के उसमें गुण पाए जाते हैं तो उसके गुणों को देखकर किसी चीज़ का नाम रखा जाता है, या फिर उसका नाम जो जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है या फिर जिसने उसकी उत्पत्ति की है या फिर उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। आपने कई चीज़ों के नाम देखे होंगे, कई क्रियाओं के आपने नाम देखे होंगे साइंस वगैरह में, कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है वो क्रियाएँ उन क्रियाओं की खोज की है, या फिर जो कोई विशेष कुछ भी चीज़ें हैं उसमें जो क्या है जो लोग खोज करते हैं तो वो अपने नाम पर ही क्या है उसका नाम रख देते हैं। तो या तो किसी चीज़ का नाम उसकी उत्पत्ति के आधार पर रखा जाता है, या फिर उसका नाम किसी उसकी क्या है अपने विशेष गुणों के आधार पर रखा जाता है। तो अयोगवाह में क्या हुआ कि इसमें व्यंजन और स्वर, यानी कि स्वर और व्यंजन, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखने में थोड़ी समस्या हुई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा अंग है, हमारा क्या है अंग, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों के गुण पाए जाते हैं। आप कहेंगे कैसे पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा क्या है अनुस्वार, ये क्या है हमारा अंग, ये हमारा क्या है आ, और जो इसकी ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, ए वाली। इसकी ध्वनि कौन सी होती है, ए वाली, तो आप देखेंगे कि इसका बिना स्वर के, यानी कि बिना आ के, इसका अपने आप में तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ये बिना आ के तो उच्चारण हो ही नहीं सकता। जब हम इसका उच्चारण करते हैं अंग, तो हमें आ से ही शुरुआत करनी पड़ती है, यानी कि इसका उच्चारण करने के लिए हमें क्या है आ स्वर की मदद लेनी पड़ रही है, स्वर की क्या है सहायता लेनी पड़ रही है, क्योंकि अपने यदि इसको सिर्फ ऐसा ही लिखा जाए तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। बिना स्वर के बिना आ के इसका कोई महत्व ही नहीं है। इसी प्रकार मैं लिखूँ किसको, विसर्ग को, तो ये क्या है आ, और ये भी किससे, आ से ही उच्चारित होता है, यानी कि इसमें भी पहले क्या होता है, आ से ही हम स्टार्ट करते हैं, आहा आहा, यानी आ से ही क्या है इसका उच्चारण होता है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने आपको पहले भी बताई है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। यानी कि जब मैं इनको स्वर के पास लेकर आता हूँ, इस अनुस्वार और इस विसर्ग को, तो ये किसके लक्षण दिखाते हैं, हमें व्यंजन के लक्षण दिखाते हैं। किसके लक्षण दिखाए इसने, व्यंजन के, क्योंकि स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये आ की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं, जब ये आ की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो फिर इनको व्यंजन की कैटेगरी में रखना चाहिए। हमें किसकी कैटेगरी में रखना चाहिए, व्यंजन की। अब यदि मैं इनको व्यंजन के पास ले जाता हूँ, जैसे मैं इसको लेके जाता हूँ का के पास, और का में इसका मैं प्रयोग कर देता हूँ, तो आपने देखा इसका उच्चारण कैसे होगा, कंग। कैसे होगा, कंग। यदि मैं
इस का के साथ इस विसर्ग का प्रयोग करूँ तो क्या होगा हमारा, कहा। क्या होगा, कहा। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, किसी व्यंजन का भी उच्चारण कर दे रहे हैं, ये किसी व्यंजन का भी उच्चारण कर दे रहे हैं। यानी कि जब मैं इनका प्रयोग व्यंजन के साथ करता हूँ तो एक इसका व्यंजन का भी उच्चारण कर दे रहे हैं, जैसे कहा, कंग, कहा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने स्वरों के लक्षण दर्शा दिए, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण कौन करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। तो यदि मैं इनको व्यंजन के पास लेकर आता हूँ तो ये हमारे किसके, स्वरों के लक्षण दिखा देते हैं। क्योंकि ये जो अंग है, जो ये अनुस्वार है, ये क्या है, का में इसका प्रयोग जब किया जा रहा है तो एक कंग वही ध्वनि क्या कर दे रहा है, उच्चारित कर दे रहा है। तो यदि ये का के साथ यानी व्यंजन के साथ लग के उसकी ध्वनि को उच्चारित कर दे रहा है, तो का के क्या है, जब हमें किसी व्यंजन को उच्चारित करना होता है तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर यदि ये इसका उच्चारण कर दे रहा है तो फिर तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। तो यहाँ पर ले जाने से क्या हुआ कि इसने स्वर के लक्षण दिखा दिए। अब यहाँ पर फिर एक समस्या हो गई कि अब इनमें क्या किया जाए, कि अब इनको व्यंजन में रखा जाए या फिर स्वरों में रखा जाए। तो फिर यहाँ पर एक लक्षण इनमें एक्स्ट्रा किसका, स्वरों का पाया गया। वो कैसे पाया गया, जैसे ये क्या है हमारा अनुस्वार, और अनुस्वार की मात्रा कौन सी होती है हमारी, इस प्रकार से इसकी क्या होती है, मात्रा होती है। ये हमारा क्या है, अहा, क्या है, अहा विसर्ग, और इसकी मात्रा किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो मात्रा होती है, तो मात्रा किसकी होती है, मात्रा तो स्वरों की होती है। मात्रा कभी व्यंजन की तो होती ही नहीं है, मात्रा किसकी होती है, सिर्फ स्वरों की होती है। मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजन की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। तो यदि मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है और इनकी भी क्या है, मात्राएं होती हैं, तब तो इनको स्वरों में रखना चाहिए। तो इनमें ये एक लक्षण क्या है, स्वरों का अधिक पाया गया व्यंजन की अपेक्षा, इसलिए इनको क्या है, स्वरों में रखा गया और इनको नाम क्या दे दिया गया, अयोगवाह। अब इनका नाम अयोगवाह क्यों पड़ा होगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो इस प्रकार से पड़ा होगा कि आ के योग से बना, जो आ के योग से बना और व्यंजन का अर्थ वहन करने वाले, आ के योग से बना और व्यंजन का अर्थ वहन करने वाले या व्यंजन का उच्चारण वहन करने वाले, ये आ के योग से बना है। ये क्या है, आ के तो योग से बना है, लेकिन क्या है, व्यंजन का भी क्या है, अर्थ वहन कर दे रहा है, व्यंजन का भी उच्चारण वहन कर दे रहा है। तो क्या है, इसी मुझे लगता है इसी प्रकार से इसका नाम क्या है, अयोगवाह पड़ा हो, कि जो आ के योग से बना हो और व्यंजन का अर्थ वहन कर रहा हो, यानी कि जो आ के योग से बना है और व्यंजन का अर्थ या व्यंजन का उच्चारण वहन कर दे रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाया, अयोगवाह। यदि आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, परंपरा के अनुसार अंग और आहा को स्वरों के साथ रखा जाता है। परंपरा के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग यानी कि अंग और आहा को स्वरों के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति आ स्वर के साथ होता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति आ स्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। इसलिए इन्हें क्या, स्वर से अलग माना जाता है। किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं, किंतु ये व्यंजन के लिए अर्थ या उच्चारण वहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या, अयोगवाह कहा जाता है। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। स्वर तथा व्यंजन के बीच की क्या माना जाता है, इन्हें कड़ी माना जाता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इससे पहले कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शब्दकोश के अनुसार अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार हमारी अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 3। क्योंकि जो ये चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु भी क्या है, शब्दकोश के अनुसार अयोगवाह माना गया है। क्या माना गया है, अयोगवाह माना गया है। तो शब्दकोश के अनुसार अयोगवाह की संख्या 3 होती है। और यदि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है या फिर अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, तो आपको ऑप्शन में इसमें से या इसमें से कोई ना कोई दिख जाएगा। तो ये था हमारा क्या, अयोगवाह। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, आगत ध्वनियों की। आगत ध्वनियाँ हमारी कौन सी हैं, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, आगत ध्वनियाँ, और ओब्लिक करके आप लिखेंगे क्या, नवनिर्मित ध्वनियाँ या विदेशी ध्वनियाँ, या साथ ही में आप क्या लिखेंगे, मेहमान ध्वनियाँ। और आप हेडिंग डालेंगे कौन सी हेडिंग, क्या डालेंगे आप, गृहीत ध्वनियाँ, क्या गृहीत ध्वनियाँ, नवनिर्मित ध्वनियाँ। तो ये हमारी जो नई ध्वनियाँ हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नई
ध्वनियाँ, नई ध्वनियाँ, यानी कि बोल सकते हैं हम क्या, गृहीत ध्वनियाँ, गृहीत ध्वनियाँ। और इसके और भी नाम हो सकते हैं, विदेशी ध्वनियाँ, मैंने आपको अभी बोले, आप लोग लिख सकते हैं विदेशी ध्वनियाँ, विदेशी ध्वनियाँ। तो आप एक चीज़ देखेंगे क्या कि जो विदेशी ध्वनियाँ हैं, जो नई ध्वनियाँ हैं, जो गृहीत ध्वनियाँ, इनका मतलब क्या होता है? गृहीत का मतलब क्या है? जो हम लोगों ने ग्रहण की हुई हैं, यानी कि जो किसी दूसरी जगह से हम लोगों ने अपनी भाषा में शामिल की हैं। और इसी प्रकार मैं बात करूँ नई ध्वनियों की, तो नई ध्वनियों का मतलब जो क्या है, नई ध्वनियाँ हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है, इनको विकसित किया गया है। और इसी प्रकार क्या है, विदेशी ध्वनियाँ जो बाहर से आई हुई हैं। तो विदेशी ध्वनियाँ हमारी हिंदी भाषा में दो प्रकार से आई हैं, कुछ तो हमारे स्वरों के साथ आई हैं और कुछ व्यंजन के साथ आई हैं। तो जो व्यंजन में आई हैं, व्यंजन में हमारी कौन सी ध्वनि आई है, जो हमारा नुक्ता बिंदु था, मैंने आपको बताया था कि नुक्ता जो लगाया जाता है जो लगाया जाता है का, ख, गा, जा और फा के साथ लगाया जाता है नुक्ता, उसका जो बिंदु होता है इस प्रकार से होता है। और जो स्वर में हमारी आगत ध्वनि आई, स्वर में हमारी आगत ध्वनि आई, तो वो कौन सी आई, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ए वाली। आ के ऊपर ये क्या है, अर्ध चांद लग जाता है। क्या लग जाता है? अर्ध चांद, अर्ध चांद। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्या अर्ध चांद, इसमें क्या है, इसके ऊपर ये बिंदी नहीं होगी, सिर्फ अर्ध चांद ही होगा। तो ये हमारा क्या है, इसके और भी नाम आप लिख सकते हैं, क्या, आगत स्वर, आगत स्वर, या विदेशी स्वर, विदेशी स्वर, या मेहमान स्वर, मेहमान स्वर, या इसी को कह सकते हैं क्या, अंग्रेजी स्वर, अंग्रेजी स्वर। और इसको और क्या बोल सकते हैं, नवनिर्मित स्वर। क्या कह सकते हैं, नव निर्मित स्वर। इसको क्या इस प्रकार से क्या है, आपको कई नाम बना के वो दे सकता है, तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या है, आगत स्वर की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी, देवनागरी में क्या है, देवनागरी में ये आप ब्रैकेट में लिखकर, या फिर देवनागरी में अर्धचांद, अर्धचांद ऐसा ब्रैकेट में आप लिख के अर्धचांद का प्रयोग किया जाता है, अर्धचांद का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, आगत स्वर कहते हैं। अब देखिए, जो इसकी जो हमें ज़रूरत पड़ी, वो हमें क्यों पड़ी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे थे जिनका उच्चारण हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण थे उनसे उनका उच्चारण यथारूप नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, कॉलेज, मैंने क्या लिखा, कॉलेज। तो कॉलेज हम इस प्रकार से लिखते हैं, कॉलेज। तो अंग्रेजी में इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, कॉलेज। कैसा होता है, कॉलेज, कॉलेज। और यदि उस कॉलेज को हमारे पास ये अर्धचांद ना होता तो हम किस प्रकार से लिखते, या तो हम उसे कॉलेज लिखते, क्या लिखते, कॉलेज, या फिर हमें क्या लिखना पड़ता, कॉलेज। क्या लिखना पड़ता हमें, कॉलेज। तो ये या तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ता या फिर हमें इस प्रकार से लिखना पड़ता, यदि हमारे पास ये आगत स्वर ना होता, यदि हमने इस आगत स्वर को क्या है अपनी देवनागरी लिपि में नहीं लाया होता। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी में कॉलेज का जो कॉलेज है उसका उच्चारण कैसे होता है, कॉलेज, कॉलेज। अब यदि मैं इसका उच्चारण करूँ तो ये हमारा क्या होगा, कॉलेज। यदि मैं इसका उच्चारण करूँ तो हमारा क्या होगा, कॉलेज। क्या होगा, कॉलेज। तो जिस प्रकार से इस कॉलेज का जो उच्चारण है वो अंग्रेजी भाषा में होता है, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में उसका उच्चारण करने के लिए कोई लिपि चिन्ह ही नहीं था। किस चिन्ह से क्या है इसका उच्चारण सही प्रकार से उसी प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में होता है। तो इस समस्या क्या है, जब सामने आई तो उस समस्या को देखते हुए फिर क्या किया गया कि इस अर्धचांद को क्या है, इस अर्धचांद का प्रयोग किया गया और क्या है, कह दिया गया कि इसके द्वारा इसका प्रयोग करने पर इसका उच्चारण उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इसका उच्चारण अंग्रेजी भाषा में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये हमारा अर्धचांद है, ये अर्धचांद है, इसका जो उच्चारण होता है वो दीर्घ आ और ओ के मध्य होता है। यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं आ यानी कि, तो इसका जो उच्चारण कैसे होगा, उसमें
कुछ कुछ ध्वनि तो हमारे दीर्घ आ की होगी और कुछ कुछ ध्वनि किसकी होगी, ओ की होगी। पूर्ण रूप से ना तो इसकी आ की ध्वनि होती और ना ही इसकी ओ की ध्वनि होती। तो इन दोनों की जो बीच का जो उच्चारण था, जो कॉलेज में होता है, किसमें, कॉलेज में, ना इसमें आ की ध्वनि आती है ना इसमें ओ की ध्वनि आती है। तो जो ये बीच की ध्वनि थी उसी को क्या है, इजाद करने के लिए, इन दोनों की बीच की ध्वनि को उच्चारित करने के लिए इस दीर्घ आ के ऊपर इस अर्धचांद को लगा दिया गया और उसको फिर हम लोग सही तरीके से उच्चारित करने लगे। जैसे आपने कई शब्द देखे होंगे ऐसे, जैसे कॉलेज, नॉलेज, फ्रॉक, मॉल, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें क्या होता है, इस आगत स्वर का प्रयोग होता है। तो इसीलिए क्या है, इसका अंग्रेजी वर्णों का सही उच्चारण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या अंग्रेजी स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंग्रेजी स्वर। तो ये चीज़ आप समझे होंगे कि आगत स्वर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। और अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इस नुक्ता की, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, नुक्ता तो हमारा क्या है, ये जो बिंदु है जो हमारा नीचे लगता है। मैंने आपको क्या बताया था, सिरोरेखा। ये हमारी क्या है, सिरोरेखा। ये क्या है, सिरोरेखा। और ये हमारी क्या होती है, खड़ी पाई। क्या होती है, खड़ी पाई। तो जो ऊपर बिंदु लगता था वो क्या था, हमारा अनुस्वार। जो यहाँ पर लगता था वो इसका प्रयोग किसके साथ होता था, अंगा, जो हमारा इणय था, का वर्ग का पंचमाक्षर उसके साथ। और ये जो हमारी बिंदी थी हमारी कौन सी थी, ताड़नजात उत्क्षिप्त, या इसको द्विगुण भी हम बोलते थे। जो यहाँ पर लगता था, यहाँ पर जो बिंदी थी इसका नाम क्या था, नुक्ता। नुक्ता। इसका प्रयोग किसके साथ होता है, जो आगत व्यंजन है। क्या है, आगत व्यंजन। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे हेडिंग, आगत व्यंजन। और आगत व्यंजन में आप लिखेंगे क्या, कि अंग्रेजी उर्दू और उर्दू के बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, अरबी फारसी। अंग्रेजी उर्दू के कुछ शब्दों का, अंग्रेजी उर्दू के कुछ शब्दों का, मैंने क्या बोला, कुछ शब्दों का, सभी शब्दों का नहीं, कुछ शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, के, खे, गे, जे और फे। कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु, कुछ व्यंजनों के नीचे इस प्रकार से आप लिखेंगे, तल बिंदु आप लिख के इस प्रकार का क्या है, ब्रैकेट में इस बिंदु को लिखेंगे। तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। तो क्या बताया गया कि इस नुक्ता का प्रयोग किस किस के साथ होता है, का, खा, गा, जा और फा। जो इस नुक्ता वाली बिंदी होती है इसका प्रयोग किसके साथ होता है, सिर्फ इन 5 वर्णों के साथ। इन्हीं के साथ क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिर्फ यही ऐसे वर्ण थे जिनका उच्चारण उन दूसरी भाषाओं, अंग्रेजी या अरबी, फारसी या उर्दू, उन्हीं भाषाओं के ऐसे शब्द थे जिनका उच्चारण क्या है, हमारी हिंदी भाषा से क्या है, अलग हो रहा था। बाकी सारे जो वर्ण थे उनका उच्चारण हम उसी प्रकार से कर पा रहे थे जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर होता है। यानी कि जिस प्रकार से वहाँ होता है तो उनका उच्चारण हम, और जो बाकी वर्ण थे जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो हमारी हिंदी भाषा से हम लोग आसानी से कर पा रहे थे। लेकिन यही ऐसे वर्ण थे जिनमें क्या है, उस भाषा की तरह हमारी भाषा में इनका उच्चारण नहीं हो पा रहा था। आप इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, मैंने क्या लिखा, जरा। मैंने क्या लिखा, जरा। और मैं एक शब्द लिखता हूँ क्या, जरा, मैंने लिखा नुक्ता बिंदी के साथ, ये नुक्ता वाली बिंदी लगा दी। तो आप बताएंगे इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है आप देखेंगे। पहले मैं इसका उच्चारण करता हूँ, फिर मैं इसका उच्चारण करूँगा। ये हमारा क्या है, जरा। ये हमारा क्या है, जरा। लेकिन ये हमारा क्या है, ज़रा। ये क्या है हमारा, ज़रा। जरा, ज़रा, जरा, ज़रा। तो जब नुक्ता लग जाता है, क्या लग जाता है, नुक्ता लग जाता है। यानी कि मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इस जरा है, जो ये हमारा जरा है, जो ये जरा है, इसका उच्चारण जो उर्दू भाषा है उस भाषा में इसका उच्चारण कैसे होता है, ज़रा। कैसे, ज़रा। लेकिन हम लोग इसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, जरा। तो अब इस ज़रा को लिखने के लिए या इसका उच्चारण करने के लिए हमारे पास कोई लिपि चिन्ह ही नहीं था कि इस ज़रा का उच्चारण हम किस प्रकार करें। यदि हम इसको ऐसा लिख देते हैं तो हमारा ये क्या है, जरा। क्या है हमारा, जरा। तो अब इसको हम ज़रा की भांति कैसे हम इसका उच्चारण करें, अब इसके लिए हम लोग क्या करें। तो इस समस्या जब खड़ी हुई तो फिर वहाँ पर क्या किया गया कि इस नुक्ते को क्या है बनाया गया, किसको बनाया गया, इस नुक्ते को बनाया गया और कह दिया गया
कि अब इसका उच्चारण उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इनकी अपनी मूल भाषा में इनका उच्चारण होता है, जैसे क्या ज़रा। इसी प्रकार जो हमारा का है, तो यदि मैं अपने क की बात करूं जो हमारी वर्णमाला में, तो वो हमारा क्या होता है क, और ये हमारा क्या है क, क्या है क, क। ये हमारा क्या है ख, लेकिन मैं यदि नुक्ता के साथ इसका उच्चारण करूं तो हमारा क्या होगा ख, ख। ये ग, 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 ज, 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 फ, 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 फ। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण में भी क्या होता है अंतर होता है, इनके उच्चारण में क्या होता है अंतर होता है। और यही अंतर हमारी भाषा से और उनकी भाषा से मेल नहीं हो रहा था, और उसी मेल को करने के लिए फिर इस नुक्ते को बनाया गया और इसका क्या है इसको विकसित किया गया। अब आप और कुछ चीज़ें इसमें समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा कई जगह आपने देखा होगा कि जो हमारा के होता है, के का स्पेलिंग क्या होता है, के का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है के, अंग्रेजी भाषा में क्या होता है के ए, इसका क्या होता है के एच ए, इसका क्या होता है जी ए, इसका क्या होता है जे ए, इसका क्या होता है पी एच ए। लेकिन जब इसमें नुक्ता लग जाता है, जब क्या लग जाता है नुक्ता, तब इसका आपने देखा होगा कई जगह कि जब के लिखा होता है तो वहाँ पर क्या क्यू का प्रयोग होता है, क्यू और ए हो जाता है, और जो हमारा ख होता है इसका के एच ए ही होता है, और जब नुक्ता वाला गे लग जाता है तो उसमें जी एच ए आ जाता है, और जब जे में नुक्ता लग जाता है तो जे के स्थान पर जेड लग जाता है, और जब फे में नुक्ता लग जाता है तो पी एच के स्थान पर क्या आ जाता है एफ आ जाता है। जैसे यदि मैं इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपने देखा होगा क्वीन, क्विंटल, क्विज़। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अंग्रेजी भाषा, मैंने आपको अभी ज़रा जो क्या है उर्दू भाषा के मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसका अंग्रेजी भाषा का। तो जैसे अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ क्या क्यू यू आई जेड, क्यू यू आई जेड। आप इसका उच्चारण करें, आप इसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, मैं इसका उच्चारण करके देखता हूँ। क्विज़, मैंने क्या किया क्विज़, क्या है क्विज़। तो अब इस क्विज़ को यदि मैं अपनी हिंदी भाषा में लिखूं, यदि मैं इसको अपनी हिंदी भाषा में लिखूं तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा अपनी देवनागरी लिपि में, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं तो अब आप इसका उच्चारण करके देखेंगे, ये हमारा क्या है क्विज़, क्या है क्विज़, और ये हमारा क्या है क्विज, क्या है क्विज, क्विज़, क्विज, क्विज़, क्विज। दोनों की ध्वनि में अंतर है, दोनों के उच्चारण में अंतर है। तो अब इस अंतर को समान कैसे बनाया जाए, इस अंतर को सही कैसे किया जाए कि जिस प्रकार एक क्विज़ अंग्रेजी में उच्चारित हो रहा है उसी प्रकार एक क्विज़ हमारी देवनागरी लिपि में या हमारी हिंदी भाषा में भी उच्चारित हो जाए। तो इसको उसी प्रकार से उच्चारित करने के लिए क्या किया गया कि इस का के नीचे भी नुक्ता लगा होता है और इस जा के नीचे भी नुक्ता लगा होता है। तभी आप देखेंगे यहाँ पर का की जो अंग्रेजी में मीनिंग यहाँ पर क्या क्यू होती है और जा के स्थान पर क्या होता है यहाँ पर जेड होता है। ऐसे कई जगह आपने देखेंगे, कई आप इंग्लिश के वर्ड देख लेना, उसमें जब आप गाज़ियाबाद लिखा देखते हैं क्या गाज़ियाबाद, तो उसमें जी ना होकर क्या होता है जी एच, और जिया में क्या है जी ना होकर क्या होता है जेड होता है। और जैसे आप इसमें जो जा है हमारा जो जा है इसमें क्या है जेड, पी एच में जैसे आप देखते हैं फादर लिखा होता है, फीस लिखा होता है, वो क्या होता है फादर ना कि फादर होता है, क्या होता है फादर। जैसे मैं कहता हूँ फीस, तो मैं फीस तो कभी नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता फीस, क्या बोलता हूँ फीस। तो इस प्रकार से इनका जो उच्चारण था उनको समान करने के लिए क्या किया गया, नुक्ता का प्रयोग किया गया और इसका उच्चारण हम फिर समान रूप से करने लगे। अब आप कुछ चीज़ें और देखेंगे कि नुक्ता की प्रयोग करने से हमें एक चीज़ में हमें और आसानी हुई। वो हमें क्या आसानी हुई कि जो इनके अर्थ में जो परिवर्तन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने जैसे अभी हाल एग्जांपल लिया था क्या जरा, क्या लिया था मैंने जरा। यदि मैं अपने हिंदी भाषा की बात करूं तो इस हमारी हिंदी भाषा की जरा वाले जो हमारा जरा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है बुढ़ापा, क्या होता है बुढ़ापा। और आपने पहले की क्लास में या कुछ लोग अभी पढ़ भी रहे होंगे, आपने दृष्टि दोष पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक कौन सा होता था जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किसको होता था वृद्ध लोगों को। तो जरा का अर्थ क्या होता है हमारी हिंदी भाषा में बुढ़ापा,
लेकिन यदि मैं उर्दू भाषा की ज़रा की बात करूं, ये हमारा क्या है जरा और ये हमारा क्या है ज़रा, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा या तनिक, बोलते हैं ना थोड़ा सा, तनिक सा, तो इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा या तनिक। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे कि यदि जो ये उर्दू वाला शब्द है, जो ये उर्दू वाला शब्द है, ये हम लोग यदि इसको हम लोग लिखते हैं और कई जगह इसका क्या प्रयोग भी किया जाता है कि जरा सा, कई जगह आपने इसका प्रयोग देखा होगा। तो अब आप देखेंगे कि यदि ये नुक्ता हमारे पास ना होता और इसका हम प्रयोग करते तो वहाँ पर हम कैसे समझ पाते कि इस ज़रा से हमें बुढ़ापा का, इस जड़ा का जो अर्थ है वो बुढ़ापा है या फिर थोड़ा या तनक है, किस ज़रा की बात हो रही है। तो क्या है, इस प्रकार से हमें नुक्ता से ये भी पता चलता है कि इसके अर्थ हैं जो अलग अलग, हमें क्या अर्थों की पुष्टि करना भी क्या हमें आसानी हो जाती है नुक्ता की वजह से। जैसे मैं एक वर्ण और लेता हूँ, मैंने क्या लिया कमर, क्या लेता हूँ मैं कमर। तो इस कमर का हमारी जो हिंदी भाषा में कमर है, जो हिंदी भाषा का शब्द है कमर, इसका अर्थ क्या होता है, हमारे शरीर का कोई अंग है, शरीर का अंग। और यदि मैं उर्दू भाषा की कमर की बात करूं, ये हमारा क्या है कमर, क्या है कमर, ये हमारा क्या है कमर, ये हमारा क्या है कमर। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा, क्या होता है चंद्रमा। आपने गाना सुना होगा, पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, मेरे रस के एक कमर, मेरे रस के कमर। तो आपने कभी ये चीज़ जानना चाहा कि रस की कमर का अर्थ क्या है? सब ने यही सोच लिया होगा कि कमर की बात हो रही है, लड़की की कमर की बात हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पर ये क्या है, जो वो बात करता है मेरे रश्क एक कमर, तो रश्क ई का अर्थ होता है ईर्ष्या, क्या होता है ईर्ष्या, और कमर का अर्थ क्या होता है चंद्रमा। जो उर्दू भाषा का कमर है उसको वहाँ पर चंद्रमा को क्या बोला जाता है कमर, क्या बोला जाता है कमर। तो वह बोल, उसमें जो गाना होता है उसमें वो सिर्फ अपने महबूब की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें चंद्रमा देखकर भी क्या है ईर्ष्या कर रहा है, यानी चंद्रमा को भी तुम्हें देखकर जलन हो रही है। तो वो यहाँ पर इस प्रकार की बात करता है। तो आप देखेंगे ऐसे कई शब्द हैं जिनके अर्थों में परिवर्तन होता है। जैसे एक क्या होता है जमाना, यानी कि यदि मैं हिंदी भाषा के ज़माना की बात करूं तो वो क्या होगा हमारा ठंडा करना। यदि मैं बात करूं क्या ज़माना, यानी कि जा के साथ में नुक्ता लगाऊं तो हमारा क्या हो जाएगा ज़माना, और उस ज़माना का अर्थ क्या होता है दुनिया, क्या होता है दुनिया। तो ऐसे कई चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि हमें इस नुक्ता का प्रयोग कहाँ हम नहीं कर सकते, क्या हमें हर जगह इसका प्रयोग करना ज़रूरी है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि हर जगह इसका प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारी हिंदी भाषा का क्या शब्द है और ये एक उर्दू भाषा का शब्द है। तो जब हमारी हिंदी भाषा में पहले से ही वो शब्द होगा जो किसी दूसरी भाषा से आने वाला है, यानी कि जो हम दूसरी भाषा से अपनी भाषा में एडॉप्ट कर रहे हैं, हम गृहीत कर रहे हैं। जैसे पहले से हमारी हिंदी भाषा में जरा शब्द था और एक दूसरा जरा उर्दू से आ गया, तब इस कंडीशन में हमें 100 में से 101% हमें नुक्ता बिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द हमारी भाषा में पहले से दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है। और यदि ये दिया हुआ है तो फिर हमें इन दोनों के अंतर को क्रिएट करने के लिए तो इस नुक्ता का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाएंगे कि ये हमारी भाषा हिंदी भाषा का है, ये उर्दू भाषा का है, वरना हम कैसे समझ पाएंगे। लेकिन आपको उस कंडीशन में आपको इस नुक्ता के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी, इस नुक्ता के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ पर वो शब्द हमारी भाषा में पहले से ना हो। जैसे ज़िंदगी, जैसे मैंने क्या लिखा ज़िंदगी, तो ज़िंदगी हमारी हिंदी भाषा में कोई भी शब्द नहीं है। ज़िंदगी शब्द क्या है उर्दू शब्द है। तो क्या है ज़िंदगी शब्द में यदि मैं नुक्ता लगा भी दूँ तो भी ये हमारा मान्य होगा, और यदि मैं नुक्ता ना भी लगाऊं तो भी ये हमारा मान्य होगा, क्योंकि इस प्रकार का शब्द हमारी हिंदी भाषा में है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो हमें क्या आवश्यकता है, चाहे हम इसको नुक्ता के साथ लिखें या बिना नुक्ता के साथ लिखें, चाहे हम इसका उच्चारण उच्चारण तो हमें ज़िंदगी ही करना पड़ेगा। हम ज़िंदगी करते ही हैं, ज़िंदगी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ज़िंदगी। तो क्या यहाँ पर हमें नुक्ता की आवश्यकता क्या है, लगाना क्या है 100 लगाना ज़रूरी तो है। यदि सही मायने में बोलूँ तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारा। यदि हम नहीं भी लगाएं तो भी हमारा वो क्या होगा एक्सेप्ट होगा, क्योंकि इस प्रकार का शब्द हमारी हिंदी भाषा में नहीं है। तो जहाँ पर हमारी हिंदी भाषा की जैसा शब्द दूसरा आएगा वहाँ पर क्या है हमें नुक्ता का प्रयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमें उनके अंतर के बारे में भी जानना ज़रूरी है, अंतर के बारे में जानना भी क्या है ज़रूरी है। तो ये क्या था हमारा नुक्ता।
नुक्ता के बारे में आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। आप कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें भी डाल लेंगे कि जो ये हमारा नुक्ता बिंदु है, जो ये नुक्ता वाला बिंदु है, जो नुक्ता है, जो तल बिंदु है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद, जिनको क्या कहा जाता है? सितारे हिंद। क्या कहा जाता है? सितारे हिंद की उपाधि इन्हें दी गई है। और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं क्या कि नई ध्वनियाँ, यानी कि ये जो नई ध्वनियाँ हैं, ये जो नई ध्वनियाँ हैं, ये नुक्ता वाली जो ये आगत व्यंजन है, इनकी लिपि कौन सी है? नई ध्वनियों की लिपि। इनकी लिपि मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है, पहली वाली वीडियो में। इनकी लिपि होती है अरबी फ़ारसी। अरबी और फ़ारसी की लगभग समान ही भाषाएँ होती हैं, तो इनकी एक ही लिपि, इनको एक साथ लिख दिया जाता है, अरबी फ़ारसी। तो यदि आपसे अरबी फ़ारसी ध्वनियाँ भी करके पूछा जाए, अरबी फ़ारसी ध्वनियाँ भी करके पूछा जाए, तब भी हमारी क्या है, यही शामिल होंगी उसमें, अरबी फ़ारसी। तो क्या नुक्ता के बारे में आप शायद कम्प्लीटली चीज़ें जान चुके होंगे कि इनका प्रयोग कब करना हमें ज़रूरी है और कब करना नहीं ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हिंदी भाषा में कौन सा वर्ण पहले से, कौन सा शब्द पहले से है और कौन सा नहीं है, ये हम कहाँ से ये चीज़ें लाएँ? तो इसके लिए सिर्फ एक ही उत्तर है कि आप इसका अधिक से अधिक, इसका मतलब आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, आप अधिक से अधिक उसको पढ़ा कीजिए और उसमें आप चीज़ों को बड़े ही बारीकी से देखिए कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटिव, जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार का शब्द दिख जाता है जहाँ पर नुक्ता प्रयोग किया हुआ हो, तो वहाँ पर क्या आप उसी के बारे में थोड़ी खोजबीन स्टार्ट कर दीजिए। तो आप क्या है, ऐसे यदि आप यदि रोज़ के रोज़ यदि 1-2 वर्ण आप देखते हैं इस प्रकार के, उसके बारे में आप करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके सामने सारे वर्ण सामने आ जाएंगे और फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, थैंक यू।